तो हमारा उनके साथ ये थोड़े कि रशिया के ऊपर अटैक होगा तो हम चलिए पीस ट्रीटी थोड़े या कोई नेटो ट्रीटी थोड़े कि भाई एक दूसरे के ऊपर अटैक करेंगे। दैट्स अ डिफरेंट थिंग कि अगर मान लीजिए हमारा पाकिस्तान के साथ लड़ाई हो जाए तो हम ये थोड़े एक्सपेक्ट करेंगे कि पुतिन साहब आकर के उसमें अपने सैनिकों को भेजेंगे। या आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर यही कहना चाहता हूँ कि यही जब हमारा सऊदी अरेबिया के साथ हुआ था तो आपने बहुत सारे क्वेश्चन रेज किए थे, आपका तो डिफेंस पैक्ट भाई हेलो क्या आप कंपेयर कर रहे हैं फकर भाई? आपको अल्लाह का वास्ता, आपको मलबा मुबारक। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ वो ये था कि आप कि आपको अगर वो होगा क्या नाम है, आपको अगर अटैक होगा किसी तीसरे मुल्क के ऊपर तो सऊदिया के ऊपर माना जाएगा, और सऊदिया के ऊपर अटैक होगा तो वो आपके ऊपर माना जाएगा, और दोनों एक दूसरे के लिए डिफेंस करेंगे। ये आर्टिकल 5 था, हालांकि आर्टिकल 5 नेटो जो ट्रीटी है वो उसका ये है, लेकिन आप अगर आर्टिकल 5 नेटो ट्रीटी नहीं होता, मैं इंटरनेशनल लॉयर हूं और मैं ये जानता हूं कि आर्टिकल 51 के अंतर्गत में आपको कलेक्टिव जो सेल्फ डिफेंस है उसके अंदर में आपको सिर्फ अपना सेल्फ डिफेंस करने की ही इजाजत नहीं है, किसी और के लिए भी आप सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। मतलब इसको ऐसे समझे कि एक आदमी ने दूसरे आदमी को थप्पड़ मारा तो तीसरा आदमी जो है वो आकर के पहले आदमी को थप्पड़ मार सकता है, जबकि पहले आदमी ने तीसरे आदमी को थप्पड़ नहीं मारा है। तो जो हाँ बताइए, ये जो अलजबरे का क्वेश्चन आप बता रहे हैं ना, अलजबरे का क्वेश्चन अलजबरे का नहीं, ये कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस है। मतलब मैं ये कह रहा था साथ ने 5 किलो से जैसे कहते हैं 3 किलो सेब दे दिए, वो जाके रोहित साहब को जो उन्होंने कहते हैं उसमें से 1.5 किलो दे दिया। तो इसका ये बताइए कि पता नहीं क्या होगा। मैथ्स तो मेरी वैसे ही मतलब इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी जी आप भी कुछ कहना चाहते हैं, बोल रहे हैं। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि पता नहीं डॉक्टर साहब क्या कह रहे थे, किसने किसको थप्पड़ मारा, फिर किसने किसको थप्पड़ मारा। मुझे बीच में सिर्फ ये समझ आ रही थी कि थप्पड़ से नहीं सांप प्यार से डर लगता है, तो वो नहीं, हमें प्यार से डर नहीं लगता है, आप लोग को प्यार से लगता है, हमें तो थप्पड़ से डर लग रहा है भैया। हद हो गई, हमें प्यार से एकदम प्यार है भैया। ये कहाँ से ले आई आप? सुनिए ना, देखिए मैं ये कह रहा था कि दोनों ट्रीटी का कंपैरिजन नहीं बनता। मैं आपको ये कह रहा था कि अगर ये ट्रीटी नहीं भी होती तो जो आपने सऊदी अरेबिया के साथ बायलैटरल ट्रीटी की, आपके पास इंटरनेशनल लॉ में ये राइट, ये अधिकार ऑलरेडी अवेलेबल था इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 यूएन चार्टर सेल्फ डिफेंस की बात करता है। उसके अंतर्गत यदि पाकिस्तान पे अटैक हो और यदि वो यूएन को लगता है, सऊदी को लगता है कि भाई पाकिस्तान के ऊपर अटैक हुआ है, तो वो सेल्फ डिफेंस का राइट यूज कर सकते हैं डिस्पाइट द फैक्ट कि सऊदी के ऊपर अटैक नहीं हुआ है। तो यानी कि पाकिस्तान के ऊपर का अटैक सऊदी के ऊपर का अटैक माना जाएगा अंडर आर्टिकल 51 और यूएन चार्टर। कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस करते हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। मैं आपसे क्या कह रहा था कि इस ट्रीटी की कोई आवश्यकता नहीं थी। ये ट्रीटी सिर्फ और स्पेसिफिक कर देता है एक कॉन्सेप्ट को कि ये दोनों देश एक दूसरे के आसपास आना चाहते थे। तो मेरे कहने का ये है कि आप अगर ये कह रहे हैं कि हमारी जो लॉजिस्टिक्स वाली ट्रीटी अभी साइन हुई है क्या नाम है अमेरिका के साथ, तो फिर हम रशिया के साथ भी कर रहे हैं। क्वाड का तो इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि क्वाड तो कोई मिलिटराइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है नहीं। क्वाड एक खाली स्ट्रेटेजिक थिंक टैंक की तरह काम करता है। इट ओनली हैज व्हाट डिप्लोमैट्स एंड हेड ऑफ द स्टेट्स मीटिंग इन इट। और तो कोई इसका वो नहीं है कि भाई इसकी आर्मी है, इसका कोई ट्रीटी है या कोई डिफेंस पैक्ट है, ऐसा कुछ क्वाड के अंदर में नहीं है। सामने वाले इसको जो भी समझे, क्वाड इज एट द बेस्ट कॉन्टिनेंटल कोऑपरेशन, आप इसको कह सकते हैं, स्प्रेड अक्रॉस एशिया पैसिफिक, या पैसिफिक भी आप कर ले, बिकॉज अमेरिका भी इसमें है। मेरे तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू सिंपली से कि दोनों कंपैरिजन नहीं किए जा सकते। अमेरिका और ये क्यों है कि हम अगर रशिया के क्लोज हैं तो हम अमेरिका से दूर हो जाएं। जब अमेरिका हमसे बात कर रहा है कि आप हमारे साथ अलाई बनिए, तो उसको ये नहीं पता है कि हम रशिया से के बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। और ये कोई अगर हमसे आशा करता है कि भाई हम अपनी उनके साथ फ्रेंडशिप के लिए दूसरे के साथ हम दुश्मन बन जाए, तो ये नहीं होगा। दिस इज आवर पर्सनल मैटर। अगर आप हमसे मित्रता कर रहे हैं तो आपकी मित्रता का यह मतलब नहीं है कि आपका शत्रु मेरा शत्रु हो, आपका मित्र मेरा मित्र। हो सकता है आपका मित्र मेरा शत्रु हो और आपका शत्रु मेरा मित्र हो। यानी कि जैसे अमेरिका को देख लें, अमेरिका का पाकिस्तान मित्र है, एटलीस्ट मित्र है, मगर वो पाकिस्तान हमारा शत्रु है। हम तो नहीं करें कि आप पाकिस्तान से संबंध तोड़ दीजिए। उसी तरीके से अमेरिका का रशिया शत्रु है, मगर रशिया हमारा मित्र है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि हम उनसे अपनी मित्रता तोड़ देंगे। तो वी आर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमस प्लेयर, सॉवरेन कंट्री, और हम अपने टर्म पे अपनी बातें करते हैं जी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज मैं पढ़ रहा था और एक क्वेश्चन भी है
इसी दौरे के हवाले से कि नरेंद्र मोदी साहब को जो यूरोपियन अलाइज हैं उनके बड़े दबाव का सामना है। रिसेंटली मतलब जो अभी वीक गुजरा है उसमें जर्मनी, फ्रांस और यूके के जो एम्बेसडर्स हैं उन्होंने इंडिया के एक बड़े अखबार में मतलब एक जॉइंट मजमून में यूक्रेन पर रूसी हमले को तनकीद का निशाना बनाया। अच्छा, कहते हैं कि मोदी साहब इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश करेंगे कि रूस से ताल्लुकात की वजह से अमेरिका से तिजारती मुज़ाकरात और यूरोप से इत्तेहाद मुतासिर ना हो। लेकिन ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव GTIR नामी थिंक टैंक के मुताबिक इंडिया के लिए बड़ा मसला स्ट्रेटेजिक बैलेंस है और अमेरिकी दबाव और रूस पर इन्हिसार के बीच अपनी खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ करना है। तो सर क्या करेंगे, क्योंकि आप लोगों का जो ट्रेड है वो 2020 में था $8 बिलियन, बट 2025 मार्च में ये बढ़कर $72 बिलियन पे चला गया। और इसकी बड़ी वजह यह कि आप लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में क्रूड ऑयल उनसे खरीदा, जिसमें इंडिया को भी तो फायदा हुआ लेकिन ज्यादा फायदा रशिया को गया। तो ये तो कोई बात नहीं है ना कि जो ट्रेड होगा उसमें दोनों को इक्वल प्रोपोर्शनेट फायदा हो या लाभ हो, ऐसी तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर हमें 10 पैसे का लाभ होता है और रशिया को 20 पैसे का लाभ होता है तो सो भी इट, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और हमने जो ये ऑयल, क्रूड ऑयल खरीदा रशिया से, ये तो हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने तो क्लियर कर दिया था कि हमसे तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा था कि आप अगर ये नहीं खरीदेंगे ऑयल इनसे, क्रूड ऑयल, तो मार्केट में इसका तो जो क्रूड ऑयल का प्राइसेस होगा उसकी वजह से कई इकोनॉमीज चौपट हो जाएंगी, इंक्लूडिंग यूएस, बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन एंड ऑल दैट। बिकॉज कि अगर मान लीजिए रशिया का ऑयल बैन हो जाता है या उसको आप प्रोहिबिट कर देते हैं खरीदने के लिए, तो सारा मार्केट या तो वेनेजुएला चला जाता या तो सऊदी अरेबिया यानी ओपेक कंट्री के पास चला जाता। वेनेजुएला को आप बेचने नहीं दे रहे हो, रशिया को आप बेचने नहीं दे रहे हो, उसके बाद और जो 2-3 कंट्री है उसको आप बेचने नहीं देते, नाइजीरिया को बेचने नहीं देते, तो फिर आपके हिसाब से खाली हम ये सऊदी अरेबिया और जो ये वेस्ट एशिया वाली कंट्रीज है वहां पहुंचते, वहां हम भी पहुंचते, वहां और लोग भी पहुंचते। तो भाई वो तो इतना ज्यादा मार्केट में वो ऑयल का प्राइस बढ़ जाता कि वो अफोर्डेबल ही नहीं रहता, कई इकोनॉमीज चौपट हो जाती। तो हमने जो ये खरीदा सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं किया, हमने तो विश्व को लाभ पहुंचाया, हमने विश्व को रिसेशन में जाने से बचाया है। तो इंस्टेड ऑफ थैंकिंग इंडिया, आज अमेरिका हमें बाहों दिखा रहा है। तो ये तो डबल स्टैंडर्ड है ना। जब जयशंकर साहब ने इसको क्लियर कर दिया कि हमने ये जो ऑयल खरीदा था ये कोई मौका परस्ती नहीं थी, ये कोई अवसरवादिता नहीं था, ये कोई प्रॉफिटियरिंग नहीं थी, ये बल्कि इंटरनेशनल मार्केट फोर्सेस को स्टेबलाइज करने का अटेम्प्ट था ताकि ऑयल के प्राइसेस ऐसे ना हो जाएं जो कि दुनिया की इकोनॉमीज को चौपट कर दे। तो फॉर व्हाट इंडिया शुड हैव बीन थैंक्ड, इंडिया शुड हैव बीन अप्रिशिएटेड, इंडिया वाज पनिश्ड बाय ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन व्हिच एब्सोल्युटली बैम्बूजल्ड मी, व्हिच एटलीस्ट to me doesn't make any sense। तो मैं ये कह रहा हूं कि भैया ये जो परप्लेक्सिटी है, ये जो कंफ्यूजन है, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि वेस्ट एक डबल स्टैंडर्ड। यही तो मेरा असल में क्वेश्चन है ना कि जो मैं आपको बता रहा हूं, मैंने आपको मतलब ग्लोबल ट्रेड रिसर्च जो थिंक टैंक या बाकी लोगों के हवाले से मैंने आपसे पूछा कि एक प्रेशर है इंडिया के ऊपर और उसको बैलेंस करना बड़ा मुश्किल है, तो आप कैसे करेंगे? 50% टैरिफ तो लगा हुआ है ट्रंप की तरफ से, क्या यूरोप की तरफ से भी ऐसी कोई चीज? क्योंकि वो तो सीधी सी बात है यूक्रेन के साथ खड़े हैं और इंडिया ओपनली तो नहीं कहता कि जी हम रशिया के साथ है, लेकिन नो डाउट कि वहां पे मोदी साहब का जाना या वहां के व्लादिमीर पुतिन साहब का दिल्ली का दौरा करना, क्लोज टाइज है तो आना जाना है। वैसे थोड़ी है कि मतलब वो कहीं पे भी चले जाएंगे या मोदी साहब कहीं पे भी मतलब विजिट कर लेंगे। देखिए, मैं प्रेशर किसको कहते हैं? व्हाट इज प्रेशर? आपके प्रेशर में आके हम अपना नुकसान कर ले तो इससे अच्छा और क्या आप प्रेशर कर सकते हो? भाई अल्टीमेटली आप क्या कर सकते हैं? वेस्ट वाले पूरा मिल जाए, हम कह रहे पूरा वेस्ट मिल जाए और पूरा जाकर के वेस्ट एशिया भी मिल जाए, तो आप हमारे ऊपर न्यूक्लियर वेपन मार दोगे, आप हमारे ऊपर आर्म फोर्सेस लेके चल दौड़ोगे, वो तो ऑप्शन है नहीं, वो तो कोई नहीं कर रहा। वो करेगा तो उसको भी हम देख लेंगे क्योंकि बहुत सारे वॉर दुनिया में हो चुके हैं। अगर फोर्स ऑप्शन नहीं है कि मिलिट्री फोर्स ऑप्शन नहीं है, तो फिर आप क्या कर लोगे? हमें मार्केट में कितना दिन आप बाहर रख दोगे? आप सबको ब्लॉक कर दोगे?
आज तो कंट्रीज एक के बाद एक खड़ी हो रही है। G20 में क्या हुआ आप बताइए? वेस्टर्न सैंक्शन का रशिया के अगेंस्ट में क्या कॉन्सिक्वेंस हुआ? वेस्टर्न सैंक्शन यानी कि अमेरिकन सैंक्शन का G20 में क्या कॉन्सिक्वेंस हुआ? G20 वाज अ मेजर सक्सेस डिस्पाइट द एब्सेंस ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एंड सिमिलरली रशिया हैज बीन कंटिन्यूइंग इन इट्स, अगर आप उसको एडवेंचर कह लें या आर्म कॉन्फ्लिक्ट कह लें, वॉर कह लें, स्पेशल मिशन कह लें, जो भी कहना चाहे, फॉर लास्ट 3 years कुछ नहीं कर पाया कोई। तो ये वेस्ट का जो डबल स्टैंडर्ड है ना कि खुद वो सारी चीजें खरीद रहे हैं, तो आप प्रेशर हम पे क्या डालोगे? व्हाट इज द प्रेशर, हाउ इट विल मैनिफेस्ट? कि पाकिस्तान से आप हाथ मिला लोगे, मिला लीजिए आप। आज आप पाकिस्तान से हाथ मिलाओगे मगर आप दिल और गले तो नहीं मिल पाओगे, क्योंकि पाकिस्तान की तो थॉट प्रोसेस ही अलग है। उनका बस चले तो कल वो वेस्ट को बम मार करके खत्म कर दे। आप किससे जाके हाथ मिला लोगे? आप हमारे को क्या बैन कर दोगे? जी सर ऐसा नहीं है कि मतलब कोई बम मार देगा। यहाँ से लोग इतने मुश्किल से वीजे लेते हैं, तो वहां पे बम क्यों मारेंगे? मतलब बम मारने होते तो इतने मुश्किल से वीजे क्यों लेते? आपको नहीं पता सर? मतलब वो लिस्ट मैं आपको भेजूंगा ना, वो लिस्ट में आपको भेजूंगा ना कि 150 रिक्वायरमेंट्स आप जब फाइल लेके जाते हैं ना, इतना बड़ा अलग से एक बंदा होना चाहिए कि वो आपके साथ वो आपकी पूरी फाइल उठा के ना वहां जमा कराए, फिर आपको लग पता जाएगा। बम मारते हम कहते भाई हमारे साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, वीजा बैन हटना चाहिए पाकिस्तान से, बाकी देख लेंगे हम, हमने बम शम नहीं मारना। मैं तो ये मानूंगा, देखिए फकर भाई मैं दिल से बात बताऊं तो मैं तो चाहूंगा कि वीजा बैन पाकिस्तान से हटे। पाकिस्तान एक अच्छा नॉर्मल देश, वीजा बैन नहीं है एक्चुअली, मतलब स्ट्रिक्ट वीजा है, मैं वीजा बैन नहीं है, मतलब आई एम सॉरी मैंने गलत वर्ड यूज किया। जब आप बैन के 2 तरीके होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। कई बार ऑफिशियली नहीं कहा जाता मगर आपका नंबर इतना कम कर दिया जाता है, विच इज एज गुड एज बैन। मगर मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं तो कह रहा हूं पाकिस्तान एक अच्छा देश बने। ये तो पाकिस्तानियों को डिसाइड करना है कि वो क्या चाहते हैं। दुनिया भर के साथ दुश्मनियां चाहते हैं, सबको गालियां ही देना चाहते हैं, और उसके बाद कहेंगे कि अपने टैक्स पेयर का पैसा भी हमें दे दो, हमसे हमने तो कोई गालियां सर किसी को नहीं दी। हमने क्यों गालियां दी है? मतलब किसी या अल्लाह, हम तो देखें सर, हम तो ये अगर गालियां दे रहे होते तो हमारे मतलब इस साल के पहले 3 महीनों में 3.5 लाख लोग पाकिस्तान से जाते अगर हम गालियां दे रहे होते। मतलब गालियां नहीं दे रहे हम तो बड़ा, हम तो मोहब्बत करते हैं, हम तो मोहब्बत करते हैं जर्मनी से, हम तो मोहब्बत करते हैं फ्रैंकफर्ट से, हम तो मोहब्बत करते हैं कोपनहेगन से, हम तो मोहब्बत करते हैं जिनेवा से। ऐसी आपको किसने गलतफहमी? अभी देखिए ट्रम्प साहब ये जो गड़बड़ियां मतलब बना रहे हैं कि जी वीजा नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, वो सबके लिए मतलब अच्छा नहीं है, मैं तो वो नहीं कहता। लेकिन सर अगर हम एक पॉइंट पे बात करें, इससे पहले भी रशिया और इंडिया के दरमियान बड़े क्लोज ताल्लुकात थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि लास्ट 5 to 7 years की अगर हम बात करें तो शायद चीजें चेंज हो गई, और खासतौर पे गुज़िश्ता 2 या 3 सालों में और तब्दीलियां आई दुनिया के अंदर। तो कैसे सर चला जाएगा? चीन है, अमेरिका है, रशिया है, इंडिया है, साउथ अफ्रीका है, ब्राजील है, और फिर सऊदी अरेबिया वगैरह, ये भी खैर उसमें आते हैं, मतलब पैसा वैसा इनके पास भी है। तो सर कैसे मतलब इसको एडजस्ट कैसे किया जाएगा? कभी अफगानिस्तान में जंग होगी, कभी गजा में जंग होगी, कभी सीरिया में जंग होगी, कभी इराक में जंग होगी, अब यूक्रेन में जंग है, तो चलेगा कैसे? मतलब ये सिस्टम कभी नॉर्मलाइज हो सकेगा? देखिए युद्ध का समय तो धीरे धीरे जा रहा है। जैसा मैंने कहा कि नेटो की जिद, वेस्ट की जिद ने, नेटो के एक्सपेंशन ने रशिया को मजबूर किया। देखिए आपको लोगों के फियर को समझना पड़ता है, और रशिया हैज अ हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न इन्वेजन। नेपोलियन गया, उसने 50 लाख रशियन मार दिए। जर्मनी ने उनके साथ पीस ट्रीटी साइन की, उसके बाद जर्मनी घुस गया उनके यहाँ पे, आपको पता ही है कितने लाख यूरो रशियन मार दिए। तो पॉइंट ये कि भाई दे हैव अ फियर एस्पेक्ट, दे हैव अ हिस्ट्री। अब आप उसको डिस्कार्ड कर दो कि नहीं ये तो बेकार है, झूठ बोल दो, ऐसी चीजें एग्जिस्ट नहीं करता। सो वेस्ट को जो है ना, वेस्ट भी वही है ना, माई वे और हाईवे, वो किसी और की बात सुनना नहीं चाहते। इसीलिए वेस्टर्न हेजेमनी जो है इसने दुनिया का बेड़ा गर्क किया। धीरे धीरे अब वेस्ट को भी समझ में आ रहा है। अब आज की डेट में जो मिडिल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट है वो कम से कम वेस्टर्न, मैं तो उसको फंडेड नहीं कहूंगा। वो अगर सऊदी अरेबिया और यमन का अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो उसमें वेस्ट की तो गलती है नहीं। अगर कतर और सऊदी में एटलीस्ट चलिए वॉर तो नहीं है मगर कॉन्फ्लिक्ट है तो उसमें तो गलती है नहीं। अगर आप सीरिया और लेबनान में या सीरिया और यमन में अगर कॉन्फ्लिक्ट है उसका भी लेना देना हमसे नहीं। हाँ इजराइल वाला आप कह सकते हैं, बट इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट तो सिर्फ कुछ ही कंट्रीज के साथ है जो ईरान बैक्ड मिलिटेंट्स है या ईरान बैक्ड एडमिनिस्ट्रेशन से जो उनको पसंद करते हैं। अदरवाइज जो अरेबिक कंट्रीज हैं, जो प्योर अरेबिक कंट्रीज हैं लाइक सऊदी अरेबिया, कतर एंड ऑल दैट, उनके साथ साधारण संबंध है। इवन तुर्की के उनके साथ साधारण संबंध है।
तो ईरान के साथ जो लड़ाई हो रही है उसके पीछे क्या रीजन है मैं नहीं जाना चाहता, बट मैं आपको ये बात लिख के दे दूं, आने वाले देखिए 1945 से लेकर अभी तक युद्धों की संख्या में बहुत कमी आई है, युद्ध से होने वाले कैजुअलिटीज में बहुत 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 वो निरंतर वो नंबर घट गया है। आने वाले 50 साल में वॉर विल बी अ डिस्टेंट थिंग। दोस्तों, साउथ एशिया में एक बहुत बड़ी मूवमेंट देखने को मिली है। पुतिन साहब भारत आ चुके हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने उनका ग्रैंड वेलकम किया है और टेबल पर ऐसे डील्स रखे गए हैं जिन्होंने पूरे रीजन में कैलकुलेशन बढ़ा दी है। दिल्ली में हैंडशेक हुआ है पर असल खेल मीटिंग रूम के अंदर दिखा है, जहां पर रशिया और भारत ने मिलकर नए एग्रीमेंट्स पर बात की है। सबसे पहले बात जो की है वो डिफेंस और मिलिट्री कोऑपरेशन पर की गई है। इंडिया ने रशिया के साथ एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम पर डिस्कशन किया है, मिसाइल शील्ड स्ट्रेंथ करने की पॉसिबिलिटी, फाइटर जेट्स और मॉडर्न डिफेंस टेक लिस्ट पर इस वक्त चर्चा चल रही है, जिसमें आपका S-400 जो मिसाइल सिस्टम है उसको अपग्रेड करने की बात कही गई है। मतलब सिंपल है कि इंडिया अपनी डिफेंस मसल और पावरफुल बना रहा है। रशिया एक ट्रस्टेड सप्लायर के रूप में फिर से सेंटर स्टेज पे है। जो अभी तक बातें सुनने को मिलती थी कि इंडिया और अमेरिका के बीच में डिफेंस डील अच्छी खासी होने वाली है, उस पर कहीं ना कहीं विराम लगने की संभावना है। वहीं पर एनर्जी और न्यूक्लियर पावर की बड़ी डील होने वाली है। ये इंडिया के फ्यूचर को, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को हाई कैपेसिटी और क्लीन सोर्स दे सकता है। ये वो डील है जो इकोनॉमी से लेकर पावर सेक्टर तक इम्पैक्ट डाल सकता है। वहीं पर टेबल पर और भी बातें हुई हैं, जैसे कि ऑयल को लेकर, एनर्जी को लेकर, फार्मा हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, टेक्नोलॉजी, इन सारे सेक्टर पर डिस्कशन रशिया के साथ भारत का हो रहा है। और ये कहीं ना कहीं जो ऑयल और एनर्जी सिक्योरिटी में इंडिया के लिए एक बैकबोन साबित हो सकता है। वहीं पर इंडिया रशिया मार्केट में भी अपना एक्सपोर्ट एक्सपैंड करना चाहता है, क्योंकि अभी आपने देखा कि ट्रंप ने जिस तरह से टैरिफ बढ़ाए हैं, उसके बाद में इंडिया और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील्स होती थी या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम होता था, उसमें काफ़ी हद तक विराम लग चुका है। तो कहीं ना कहीं इंडिया भी एक नया मार्केट अपना तलाशने में लगा हुआ था। तो रशिया एक सबसे बड़ा मार्केट है जहाँ पर इंडियन प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा बिकते भी हैं, और इसकी वजह से लॉजिस्टिक को लेकर बातचीत चल रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पुतिन साहब का जो ये भारत में दौरा हुआ है ऐसे समय पर जब एक्सपोर्ट जो हमारा काफी प्रभावित हुआ था अमेरिकन नीतियों की वजह से, शायद उस पर थोड़ा सा सहूलियत देखने को मिलेगी। डिफेंस सेक्टर हमारा मजबूत बनेगा, एनर्जी के हवाले से भी काफी मजबूती नजर आएगी। वहीं पर टेक कोलैबोरेशन का जो फ्यूचर है वो भी काफी ब्राइट नजर आ रहा है। आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद।